नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 29वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एनईपी 2020 का थ्योरी क्लास हम लोग करेंगे। एनईपी 2020 मतलब ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में विस्तार पूर्वक आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। और आज का ये जो टॉपिक है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो और एक शिक्षक होने के नाते आप लोग ना जो शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, क्या क्या इसमें परिवर्तन आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में एक शिक्षक के रूप में आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें से प्रश्न ना हर साल पूछा जाता है, तो आप लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोगों का अगर सिलेबस को दिखाऊँ ना, तो आप लोगों का जो सामान्य ज्ञान का विषय है उसमें ये जो आप लोगों का टॉपिक है वो एनईपी 2020 करके दिया गया है। खास तौर से आप लोगों को इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप लोगों को भविष्य में शिक्षक बनना है। और एक शिक्षक होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या नया नया पॉलिसी आया है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक शिक्षक के रूप में आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक आज के इस क्लास को पढ़ना है। और इसके बाद ना जब नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा तो इससे जुड़े जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उन तमाम प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। और हाँ, आज के इस क्लास में जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को शॉर्ट रिवीजन करते हुए बन जाए। तो इसीलिए आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते हुए चलना है। मैं जो चीज़ बोलूँगा केवल उसे ही आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, सारी चीज़ों को नोट आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद इसका तुरंत जो पीडीएफ रहेगा ना वो आप मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके दोबारा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। और जो जो चीज़ बोलूँगा उसे ज़रूर नोट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्चुअल जो प्रश्न बन सकते हैं उसको ही आप लोगों को बताते हुए चलूँगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आज के टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखो। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानेंगे, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी समय की मांग और ज़रूरत के हिसाब से देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए लाई गई है। शिक्षा नीति में बदलाव 34 वर्ष बाद हुआ है। इससे पहले सन 1968 और सन 1986 के बाद ये तीसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति का मौसाद इसरो प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने पर इसे लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मांग प्रशस्त करना है। इस नीति के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज शिक्षा नीति तक के बदलाव किया गया है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए सारे बदलाव एक बार में ही नहीं बल्कि एक के बाद एक करके अलग अलग चरणों में लागू किए जाएंगे। इस नीति का मकसद शिक्षा के प्रारूप में बदलाव करके भारत को विकास की राह पर चलकर वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2030 तक 100% लाने का टारगेट रखा गया है। तो आप लोगों को ना प्रमुख इसमें क्या नोट करना है ये सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों को नोट करना है, अभी का जो एनईपी 2020 आया है वो कितने वर्ष बाद आया है, तो 34 वर्षों बाद आया है। ये सबसे फर्स्ट आप लोगों को नोट करके रखना है। दूसरा चीज़ जो नोट करना है वो एनईपी जो पहली बार आया था वो 1968 में फर्स्ट आया था। दूसरी बार जो आया था वो 1986 में आया था। और तीसरी बार जो बदलाव आया है ना एनईपी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो वो 2020 में तीसरी बार बदलाव लाया गया है, ठीक है। तो इन तीनों चरणों को आप लोगों को याद रखना है। पहला 1968, दूसरा 1986 और तीसरा 2020 में, ठीक है। तो ये तीनों चरणों को याद रखना है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी हाल ही में आया है ना वो 34 वर्षों बाद आया है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके अलावा जो चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है वो नोट करना है, देखो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले इसका नाम था, लेकिन अब इसके नाम को बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। क्या? तो पहले इसका जो नाम था वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम था, लेकिन अभी ना इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। और एनईपी 2020 जो आया था ना, तो एनईपी 2020 के जो अध्यक्ष थे वो कौन था, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन था। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है इसको भी, ठीक है। तो ये
भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इतने सारी चीज़ों को आप लोगों को क्या करना है, इसमें नोट करके रखना है, ठीक है। और उसके अलावा जो चीज़ आप लोगों को और जो नोट करना है, इसमें देखो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सकल नामांकन अनुपात 2030 तक की ना जो अनुपात है, मतलब बच्चों का जो एडमिशन है वो 100% टारगेट रखा गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोगों को ना जो जो चीज़ नोट करने के लिए बोल रहा हूँ उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से का सार्वजनिक व्यय भी इसी शिक्षा नीति के तहत किया जाएगा। इसे केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब 5+3+3+4 पैटर्न अपनाया जाएगा। अलग अलग चरणों में इसे लागू किया जाएगा। इसके कुल 4 चरण होंगे। ये पुरानी प्रक्रिया 10+2 के आधार से अलग है। नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT द्वारा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अब से शिक्षा में रटने की बजाय कॉन्सेप्ट समझने पर जोर दिया जाएगा। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, उसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने की कोशिश रहेगी। कुल मिलाकर सारा ध्यान छात्र का सर्वांगीण विकास पर होगा। इस प्रॉपर लाइन में आप लोगों को क्या क्या नोट करना है ये आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से नोट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो आप लोगों को नोट करना है, अभी का जो NEP 2020 है ना, उसमें क्या है, केंद्र और राज्य सरकार का जो कुल GDP जो होगा उसका 6% जो हिस्सा होगा वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ये बोला जा रहा है। अभी तक के पिछला जो शिक्षा पर खर्च किया जाता था ना, वो 2 से 3% ही ना केवल शिक्षा पर खर्च किया जाता था। लेकिन NEP 2020 में ये टारगेट रखा गया है कि जितना भी सेंट्रल का ना GDP होगा, मतलब देश का GDP होगा, उसमें 6% जो हिस्सा होगा वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ये बोला गया है। तो ये आप लोगों को नोट करना है। अभी का जो NEP 2020 है ना, उसमें जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो 5+3+3+4 के पैटर्न को अपनाया गया है। उससे पहले जो पुराना जो पैटर्न था वो 10+2 था, मतलब पहली से लेकर की 10वीं और 10वीं के बाद 2 वर्ष फिर से 12वीं, तो ये इसका पैटर्न था। लेकिन अब 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोगों को आगे ना विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, एक एक चीज़ों को अपने शब्दों में समझाऊंगा आसान तरीके से, तो आप लोगों को इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। जो जो चीज़ आप लोगों को नोट करने के लिए बोलूँगा ना, उन तमाम चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। और सारा इसका जो PDF है वो मैं अपने WhatsApp ग्रुप में भी डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बारे में अब थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 एक ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को और अधिक समग्र, लचीला और बहुविषयक बनाना है। इसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पेश किया गया था और यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। NEP 2020 5 स्तंभों पर आधारित है। पहला पहुंच, दूसरा समानता, तीसरा गुणवत्ता, चौथा सामर्थ्य और पांचवा जवाबदेही। तो आप लोगों को इसमें ये नोट करना है कि 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा क्या किया गया था, इसे पेश किया गया था। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दूसरा जो चीज़ नोट करके रखना है, NEP 2020 जो है ना वो 5 स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन सा, पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही। तो ये 5 अलग अलग स्तंभ है, ये जो NEP 2020 है उसके लिए। तो ये आप लोगों को भी पांचों को नोट करके रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा इसमें से जो प्रश्न होता है वो अधिकतर। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, तो ध्यान से पढ़िए। नीति का उद्देश्य शिक्षा को भारतीय लोकाचार का प्रतिनिधि और भारत की ज़रूरतों के लिए उपयुक्त बनाकर भविष्य की चुनौती का सामना करने के लिए छात्रों को तैयार करना है। इसका उद्देश्य सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को वैश्विक ज्ञान और महाशक्ति बनाना भी है। NEP 2020 के निम्नलिखित परिणाम हैं। तो NEP 2020 के क्या क्या परिणाम है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 2030 तक माध्यमिक शिक्षा में ECCE को सार्वभौमिक बनाना। दूसरा, 2025 तक मूलभूत शिक्षा और संख्यात्मक कौशल हासिल करना। तीसरा, 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% GER सुनिश्चित करना। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग इसके क्या थे, NEP 2020 के परिणाम थे। तो इसे आप लोग एक बार केवल इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट को थोड़ा सा पढ़ते हुए चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव है जो रटने के बजाय कौशल आधारित लचीली और समग्र शिक्षा पर जोर देती है। तो चाहो ना तो ये लाइन को आप लोग नोट करके रख सकते हो, क्योंकि देखो जो ना एनईपी 2020 का जो मेन उद्देश्य है ना उसे एक लाइन में बताया गया है कि रटने की बजाय कौशल आधारित लचीली और समग्र शिक्षा पर क्या करता है, जोर देती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके तहत पुरानी 10+2 प्रणाली की जगह 5+3+3+4 का नया ढांचा अपनाया गया है जो 3 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कवर करता है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। इसका उद्देश्य मातृभाषा में शिक्षा, उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री एग्जिट विकल्प और 2030 तक 100% नामांकन हासिल करना है। मतलब यह है कि 2030 तक की ना जो सकल नामांकन है उसको क्या करना, 100% तक की रखना, इसका क्या है मेन उद्देश्य रखा गया है। तो ये आप लोगों को इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग जानते हैं ना कि एनईपी 2020 में ना क्या क्या प्रमुख चीज़ है इसके बारे में जानते हैं। मतलब ना ये जो 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है ना इसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो ध्यान से देखोगे ना तो नई शैक्षणिक संरचना, तो नई जो स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। सबसे पहला ना ये जो 5 का कॉन्सेप्ट है ना उसको पहले समझते हैं। तो ध्यानपूर्वक फर्स्ट को पढ़िए। फाउंडेशनल 5 वर्ष, मतलब यह है कि ये जो 5 है ना वो क्या है, फाउंडेशनल कोर्स है जो 5 वर्ष का रहेगा। इसमें ना 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक की जो बच्चा है ना वो इसमें पढ़ेगा। सबसे पहले क्या पढ़ेगा, तो सबसे पहले प्री स्कूल में जाएगा। ठीक है, प्री स्कूल मतलब बालवाड़ी जो होगा ना उसमें क्या करेगा, 1 वर्ष बालवाड़ी में जाएगा और उसके बाद ना 2 वर्ष क्या करेगा, आंगनवाड़ी में जाएगा। तो 3 वर्ष ये हो जाएगा। उसके अलावा कक्षा पहली और कक्षा दूसरी इसी में ही पढ़ेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को और सरल तरीके से समझा देता हूँ, ये 5 वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जैसे ही बालक 3 वर्ष अपना कंप्लीट करेगा तो 3 वर्ष की उम्र में वो क्या करेगा, सबसे पहले वो प्री स्कूल में जाएगा, मतलब बालवाड़ी में 1 साल पढ़ेगा। उसके बाद फिर 2 साल वो आंगनवाड़ी में पढ़ेगा। तो 3 गुना कितना होगा, तो पहली ये प्री स्कूल में होगा तो 4 वर्ष का हो जाएगा और आंगनवाड़ी में 2 साल पढ़ेगा तो 6 वर्ष हो जाएगा। 6 वर्ष के पश्चात कक्षा पहली में वो एडमिशन लेगा और उसके बाद पहली और दूसरी ये पढ़ेगा, टोटल 8 वर्ष तक की। तो ये फाउंडेशनल कोर्स 5 वाला आप लोगों को समझ में आया। 3 वर्ष का बालक जैसे होगा तो 1 वर्ष वो क्या करेगा, प्री स्कूल में पढ़ेगा बालवाड़ी में, 2 वर्ष पढ़ेगा आंगनवाड़ी में, उसका उम्र तब तक की हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष की उम्र में कक्षा पहली में भर्ती होगा और कक्षा दूसरी पढ़ेगा, तब तक कि उसका जो उम्र होगा वो 8 वर्ष हो जाएगा। तो ये क्या है, फाउंडेशनल कोर्स है 5 वर्ष का। ये जो 5 का कॉन्सेप्ट है वो ये आप लोगों को फर्स्ट में समझ में आया। दूसरा जो 3 का कॉन्सेप्ट है उसके बाद ना उसको क्या नाम दिया गया है, तो प्रीपैरेटरी दिया है। क्या, तो प्रीपैरेटरी दिया गया ये 3 का जो कॉन्सेप्ट है उसको, और ये 3 साल का कोर्स रहने वाला है। और इसमें जो बालक का उम्र होगा वो 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष की उम्र तक की पढ़ेगा। इसमें कौन कौन सा कक्षा में पढ़ेगा, तो तीसरी, चौथी और 5वीं पढ़ेगा। तो ये 3 का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया। 5 वाला कॉन्सेप्ट में बालवाड़ी और आंगनवाड़ी पढ़ेगा और कक्षा पहली और कक्षा दूसरी करके 5 वर्ष वहाँ पढ़ेगा। उसके बाद दूसरा जो स्टेज होगा वो प्रीपैरेटरी में पहुँचेगा, यहाँ 3 वर्ष पढ़ेगा, तीसरी, चौथी और 5वीं पढ़ेगा, तब तक कि उसका उम्र जो होगा वो 8 वर्ष तक की हो जाएगा। तो ये 3 का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद फिर से ये 3 का जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो मिडिल होगा, और मिडिल जो स्कूल होगा वो 3 वर्ष का ये भी रहेगा। और इसमें इनका जो एज होगा वो 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की ये जो बालक है वो पढ़ेगा। और इसमें कौन कौन सा कक्षा पढ़ेगा, तो 6वीं से लेकर के 8वीं तक की 3 साल इसमें पढ़ेगा। और इसमें क्या होगा, कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षण जो होगा ना वो दिया जाएगा। कोडिंग कहने का मतलब ये है और व्यावसायिक शिक्षा कहने का मतलब ये है कि कक्षा 6वीं में जैसे बालक पहुंचेगा ना तो एनईपी 2020 के तहत उसको व्यावसायिक शिक्षा दिया जाएगा। मतलब वो भविष्य में आगे कौन से फील्ड में वो रुचि रखता है, क्या बनना चाहता है, इस प्रकार की जो शिक्षा है ना वो कक्षा 6वीं से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखो अंतिम में जो चौथा का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब 4 का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सेकेंडरी हो जाएगा। सेकेंडरी में ना जो बालक रहेगा वो 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो उम्र होगा तब तक की वो क्या करेगा, पढ़ेगा। और कौन सी कक्षा तक पढ़ेगा, तो 9वीं से लेकर के 12वीं तक की, मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 क्लास पढ़ेगा। तो 4 क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो 4 वर्ष दिया गया है और सेकेंडरी इसका नाम होगा। ठीक है, विषयों के चयन में लचीलापन लाया जाएगा, मतलब ना कोई बाध्यता नहीं होगा कि
कोई एक विषय लेने का, ठीक है, लचीलापन रहेगा उसके विषय के चयन में। मतलब यह है कि हम लोग 11वीं कक्षा में पहुंचते हैं तो विषय का चयन करते हैं, तो ये क्या कहेगा, विषयों के चयन में क्या होगा, लचीलापन लाया जाएगा, ये बोला है। तो आप लोगों को 5+3+3+ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया। चित्रों के माध्यम से आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा, तो टेंशन आप लोगों को इसमें नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग क्या करो, ये जो डायग्राम है ना उसको ध्यानपूर्वक देखो। अब आप लोगों को ना थोड़ा सा मैं अपने शब्दों में समझा दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला ध्यान दोगे आप लोग, ये जो कलरफुल डायग्राम दिया है ना उसको सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए। ये एनईपी 2020 का डायग्राम दिया है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान दोगे ना तो इसमें क्या होगा, यहाँ से नीचे से स्टार्ट किया जाएगा। जैसे बालक 3 साल का होगा ना तो 3 साल की उम्र में बच्चा जो रहेगा वो प्री स्कूल में भर्ती होगा, मतलब बालवाड़ी में उसका भर्ती होगा 3 साल की उम्र में। तो क्या होगा, तो 3 साल की उम्र में बालवाड़ी पढ़ेगा 1 साल, दूसरा जो रहेगा वो आंगनवाड़ी पढ़ेगा 2 वर्ष। एडमिशन कब लिया है, वो 3 साल की उम्र में, 1 साल बालवाड़ी और 2 साल आंगनवाड़ी, तो 3 साल की उसका पहले उम्र था और 3 साल इस कक्षा में पढ़ा, तो टोटल उसका उम्र कितना हो गया, 6 वर्ष। और इसे क्या बोला जाता है, फाउंडेशनल कोर्स बोला जाते हैं, फाउंडेशनल स्टेज बोला जाता है। तो इसका उम्र क्या हो गया, 6 वर्ष हो गया। अब 6 वर्ष होने के बाद ना इसी जो फाउंडेशनल स्टेज है ना उसमें पहली और दूसरी को भी शामिल किया गया। तो 6 वर्ष की उम्र कंप्लीट कर लेने के बाद ना वो कक्षा पहली में एडमिशन लेगा और दूसरी इसी में पढ़ेगा फाउंडेशनल स्टेज में। तब तक उसका जो एज होगा ना वो 8 वर्ष कंप्लीट कर लेगा। तो ये कक्षा पहली और दूसरी ये फाउंडेशनल स्टेज में होगा, जो 5 का कॉन्सेप्ट है उसमें हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, तीसरी, चौथी और पाँचवीं, ये जो तीसरा 3 का कॉन्सेप्ट है ना तो उसमें पढ़ेगा 3, 4, 5 जो है वो। तब तक उसका उम्र जो होगा ना वो 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की उम्र तक की क्या पढ़ेगा, वो तीसरी, चौथी और पाँचवीं पढ़ेगा। और तीसरी, चौथी, पाँचवीं कंप्लीट करेगा ना तो उनकी जो उम्र होगा वो 11 वर्ष तक की हो जाएगा। और इसका जो स्टेज है ना वो प्रीपैरेटरी स्टेज के नाम से इनको जानते हैं, तो ध्यान रखना है। उसके बाद फिर से 3 का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है, तो कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं में ना क्या करेगा, एडमिशन लेगा और इसे मिडिल के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका जो उम्र है ना वो 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की उम्र तक की क्या करेगा, ये मिडिल स्कूल में पढ़ेगा। अब 14 वर्ष की उम्र कंप्लीट कर लेने के बाद ना ये जो 4 का कॉन्सेप्ट है उसमें पहुंचेगा। और ये जो 4 का कॉन्सेप्ट है उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें वो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 क्लास पढ़ेगा। और ये जो क्लास है ना उसमें उसका जो उम्र होगा वो 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच होगा। तो 12वीं जब कंप्लीट करेगा तो उसका उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये क्या है, ये आप लोगों का एनईपी 2020 का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इसको पढ़िएगा, तुरंत ही ना इसको मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अभी तक कि आप लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होंगे तो कर लेना, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जितना भी क्लास होता है वहीं उसका जितना भी PDF है वो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ना तो उसमें कॉन्टेक्ट करके आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा देखो, प्रीवियस में जो एकेडमिक जो स्ट्रक्चर था ना, मतलब 2020 से पहले जो हम लोगों का स्ट्रक्चर था वो कैसा था, 10+2 का कॉन्सेप्ट था। सीधा पहली से लेकर के क्या था, 10वीं तक की पढ़ो, उसके बाद 11वीं, 12वीं 2 वर्ष इसमें पढ़ो। तो पहली से लेकर के 10वीं तक की जब पढ़ोगे ना तो 6 वर्ष की उम्र में डायरेक्ट एडमिशन होता था और 16 वर्ष की उम्र में 10वीं पास करता था। और 17 और 18 वर्ष की उम्र में क्या है, 11वीं और 12वीं कंप्लीट करता था। तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसको अब बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग घर अपना बनाते हो तो सबसे पहले उसका न्यू को मजबूत करते हो ना जी, फाउंडेशन को मजबूत करते हो ना। ठीक उसी प्रकार से कोई भी बच्चा को, कोई भी अगर व्यक्ति को जब पढ़ाया जाएगा तो उसका पहले फाउंडेशन को ही मजबूत किया जाएगा ना, उसका न्यू को। जब न्यू मजबूत होगा, फाउंडेशन मजबूत होगा, तभी तो जी आप 10-15 मंजिल खड़ा कर सकते हो। जब न्यू ही मजबूत नहीं रहेगा तो कैसे कर सकते हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एनईपी 2020 का जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार किया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करोगे, एक बार और आप लोगों को ना PDF प्रोवाइड करूंगा तो उसमें से पढ़ लेना अच्छे से, आप लोगों के लिए बेहतर होगा ये सारा चीज़, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसमें क्या है, जो थ्योरी दिया ना उसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। तो ध्यान से पढ़िए। उच्च शिक्षा में सुधार, मतलब जो उच्च शिक्षा होगा ना जैसे कॉलेज वगैरह में, तो उसमें क्या क्या सुधार किया जाएगा, 4 वर्षीय स्नातक डिग्री मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिटिंग के साथ। मतलब आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीपल एंट्री मतलब ना 1 से 7 डबल आप लोग कोर्स जो है वो कर सकते हो। और क्या है, बीच में आप लोग जो ड्रॉप करते हो ना तो वो भी कर सकते हो, तो ये बोला गया है। दूसरा को ध्यान से पढ़िए, परख, छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। आप लोग जब DLED के कोर्स करोगे ना तो उसमें आप लोगों
लोगों को परख के तहत ना आप लोगों को सर्वे के लिए क्या किया जाता है, सर्वे के लिए कोई भी ना गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता है। हर साल ये जो परख का सर्वे है ना वो होता है। इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग जो गाँव है ना तो उसका स्कूल को ना जा करके विजिट करना होता है और वहाँ का ना निरीक्षण करना होता है। एक शिक्षक के रूप में हम लोगों ने भी ना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में परख के तहत हम लोग गए थे और जा करके क्या किए थे हम लोग ना, वहाँ कितना जो स्कूल में ना कितने बच्चे रहते हैं, कौन से कक्षा में कितना बच्चे लोग पढ़ने जानते हैं नहीं जानते हैं, भवन कैसा है, जर्जर है कि अच्छा है, क्या क्या सुविधा है, तमाम चीज़ों को हम लोग देखने गए थे। साथ ही रेगुलर कौन कौन से शिक्षक आते हैं, अटेंडेंस वगैरह कैसा होता है, इन तमाम चीज़ों का क्या है ना हम लोग निरीक्षण करने भी गए थे। तो आप लोग रिलेट करोगे ना तो आपको भी ये मौका ज़रूर मिलेगा परख के तहत, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। शिक्षक शिक्षा 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगी। तो 4 वर्ष के जो बीएड है ना वो होगा, ये बोला है। 4 वर्षीय का मतलब ये होता है कि आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ ना जैसे बीए बीएड बीएससी बीएड होता है ना जी, ठीक उसी प्रकार से ये होगा, ये बोला गया है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य। तो आप लोगों को पहले ही इसमें बताया हो ना कि भारत में जितना भी इसका जीडीपी होगा ना भारत का, तो उसका 6% जो हिस्सा है वो कहाँ खर्च किया जाएगा, तो वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट रखा गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। तो ये आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है, इसको नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले जो शिक्षा के क्षेत्र का जो मेन था ना उसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम था, लेकिन अब इसे बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अब इसके बाद ना स्वतंत्रता के पूर्व, मतलब ना भारत जब स्वतंत्र हुआ उससे पहले ना शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग जो समितियां बना था उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है थोड़ा सा। तो इसको भी पढ़ते हुए क्या करते हैं, चलते हैं ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। सबसे पहले देखो, कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद वर्ष 1818, उसके अलावा चार्ल्स वुड समिति 1824, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कोड भी कहा जाता है। तो सेकंड को चाहो तो आप लोग नोट करके रख सकते हो। तीसरा को ध्यान से पढ़िए। डब्ल्यू हंटर शिक्षा आयोग वर्ष 1882-1883, भारत में महिला शिक्षा का विकास करना। चलिए चौथा को ध्यान से पढ़िए। सर थॉमस रेल आयोग वर्ष 1902, इसी आयोग के रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो ये आप लोगों को एक बार केवल पढ़ते हुए चलना है इसको, ठीक है। चलिए पांचवा को ध्यान से पढ़िए। M.E. सेल्डर आयोग वर्ष 1917, स्कूल शिक्षा को 12 वर्ष करने की सुझाव दिया गया। तो एक बार आप लोग इसे पढ़ते हुए चलना है, रटने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगा, ठीक है। छठवां को ध्यान से पढ़िए। सर फिलिप हर्टोग समिति वर्ष 1929, इसमें व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया। तो ये सारे के सारे जो अलग अलग जो आयोग समिति बना है ना वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया क्या था, शिक्षा नीति था, बनाया गया अलग अलग समितियां था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, केवल एक बार पढ़ लेना है, एकदम ही डीप इसमें नहीं पूछा जाएगा, ये आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को जो मुख्य तौर पर थोड़ा सा इसको जो पढ़ना है ना वो स्वतंत्रता के बाद बनी जो शिक्षा समितियां हैं ना, इसको खास तौर से आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है। आप लोगों को पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ कि अलग अलग समितियों के बारे में, जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग के बारे में बता दिया हूँ, जिसमें क्या है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना के बारे में बताया हूँ। उसके अलावा मुदालियर शिक्षा आयोग के बारे में बता दिया हूँ। तो सारे को डिटेल से अगर पढ़ना चाहते हो तो पिछला क्लास को देख सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन आपके रिविज़न के लिए क्या करना है, आप लोगों को इन सारी चीज़ों को ना व्हाट्सअप में प्रोवाइड करूँगा, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है। जैसे आप लोगों को बताया था डॉक्टर DS कोठारी आयोग बना था 1964 में, इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर क्या किया गया था, ध्यान दिया गया था। उसी प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार के लिए क्या किया गया था, 1986 में बनाया गया था। तो ये भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को ना एक बार केवल अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। उसके अलावा ये जो तमाम अलग अलग जो समिति है ना, जैसे डॉक्टर देखो राम रेड्डी समिति है, इसको पढ़ना है। प्रोफेसर यशपाल समिति है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। पढ़ने के
साथ साथ ये जो बोला है ना बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना, तो इस प्रकार की जो है ना वो पूछा जाता है। तो आप लोग इसको क्या कर लेना, पढ़ लेना। मैं आप लोगों को ना व्हाट्सअप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सारी चीज़ों को तुरंत ही व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। आप लोग इग्नोर मत करिएगा, बता रहा हूँ बार बार आप लोगों को, ठीक है। ये सारे जो अलग अलग आयोग है ना वो आप लोगों को पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा तो और भी ज़्यादा वो हो जाएगा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एकदम डीपली नहीं पूछेगा जो क्वेश्चन है वो, क्योंकि आप लोगों को केवल ये प्रवेश परीक्षा, और प्रवेश परीक्षा में ना एनईपी के बारे में खासतौर से ज़्यादा पूछा जाता है। हो सकता है अगर कि ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है तो इसके वजह से कहीं डीप में पूछ देना बोल करके आप लोगों को ये जो पीडीएफ है ना वो प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को एक्स्ट्रा जो पढ़ने के लिए है वो। अदरवाइज आप लोगों के इसके एकदम हिस्ट्री को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ता। तो एक बार आप लोग केवल इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, केवल इतना ही पढ़ना है, एकदम ही ज़्यादा इसमें डीप में पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। खासतौर से आप लोगों को ना एक चीज़ याद रखना है, ये जो ना आप लोगों का डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो है ना वो एनईपी 2020 की क्या है अध्यक्ष थे, इस ये जो समिति बना था उसका। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना। और ये जो डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में जो समिति बना था ना एनईपी 2020 का, मतलब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, तो उसमें टोटल 9 सदस्य थे। कितने, तो टोटल 9 सदस्य थे, और 9 सदस्य में से ना एक अध्यक्ष था और 8 उसमें क्या था उसका अन्य सदस्य थे। तो अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन है ना वो इसरो के प्रमुख क्या था, एक सदस्य था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसरो के प्रमुख व्यक्ति था उसमें से। और इसरो के बारे में तो आप लोग जानते हो ना, भारत के जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम होता है ना, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करना, वो सारे के सारे इसरो करता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में भी, ठीक है। इन सारे जो पीडीएफ है ना एक बार ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ। इसके हिस्ट्री को भी पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोला हूँ उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको नोट भी ज़रूर किए होंगे। चलिए, आप सभी लोगों को ना केवल इतना ही पढ़ना था। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग ना इसका जो जो चीज़ नोट करने के लिए बोला हूँ उसको कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। और उसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, आप ही लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्लास में ना इसका जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो ला दूंगा आप लोगों के लिए। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।